हैप्पी इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आ जाओ जल्दी से। एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे बता दीजिए बच्चों, मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को सुनाई दे रही है? क्योंकि आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त होगी तभी इस सेशन को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। और जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? ओके, बताना बच्चा एक बार। ठीक है, सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो 25 एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, मई। ठीक है, और अपने पास तकरीबन 45 से 50 दिन बचे हैं बच्चा। हम में से हर कोई यही सोच रहा है कि इन 45 दिन में ऐसा क्या करे, है ना, कि कुछ नया हो जाए। एक क्या कहते नहीं, एक एक बूस्टर डोज मिल जाए हमें कि तैयारी में पर डे ये लगे यार अब आ गया असली मजा, अब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, अब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आज का ये पूरा सेशन काफी दिनों के रिसर्च पे, आर एंड डी पे, बहुत सारे साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड है। इसमें कोई भी हवाबाजी नहीं है, फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एनालिसिस है। बस हम क्या किए, हमने बहुत सारी परतें खोल कर इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स को डिकोड करने की कोशिश की है मैंने और पूरी टीम ने। तो लगभग 1 सवा घंटे का ये सेशन होगा। आप तसल्ली बनाए रखना, बिल्कुल फोकस होके सुनना। कहीं भी मिस कर जाओगे तो वो जो मैं आपको मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं वो शायद मिस ना हो जाए। तो इसलिए आप सभी लोग एक बार बताइए, क्या सभी ठीक है? सारा मामला सही चल रहा है? जल्दी से बताओ बच्चा। हाँ, ओके, ठीक है। तो बात करते, स्टेप बाय स्टेप चलते, बिल्कुल बेसिक से चलते। हम हैं अभी यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पे। आईएएस बनने का जो आपका सपना है वो पहला पायदान है प्रीलिम्स। एक जीएस का पेपर है 200 नंबर का और एक सी सेट का है 200 नंबर का, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, आपको पता है। आपको 1/3 मार्क्स चाहिए। इसकी हालांकि अपनी समस्या है, उस पर भी बात करेंगे। अभी ये जीएस वाला है कि ये जीएस में जो 200 मार्क्स का है और जो आपका मेरिट बनेगी, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, ठीक है, अगर आप इधर क्वालिफाई करते हो तो यहां पे आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस किया है उस पर वो बेस्ड होता है। अगर यूपीएससी के लास्ट 4-5 ईयर के ट्रेंड को देखे तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं। प्रीलिम्स में का जो कट ऑफ का पैटर्न क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चा, ताकि अंत तक आपको लगे कि हाँ मजा आ गया, ये वही क्लास है, ये वही चीज है जो आपको लास्ट के 45 डेज में चाहिए थी, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले जानते हैं पैटर्न ऑफ कट ऑफ। कट ऑफ का पैटर्न क्या है? अभी 2024 वाला तो आया नहीं रिजल्ट, है ना, उसका वो नहीं आई है ना, अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं ना बच्चा। ओके, तो सबसे पहले 2023 की कट ऑफ देखते हैं हम एक बार। आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस हिसाब से देख लेना। ये देख सकते हैं बच्चा, यूपीएससी का साल 2023। हम कहां पे बैठे हैं? हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात। ये जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 और 5 ऐसे करके है। तो आप देख लेना, सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जाती है, उसके हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख लेना। प्रीलिम्स में ओबीसी और जनरल एक आधे नंबर का ही फर्क होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप, ये 2023 का कट ऑफ है 75.41 मार्क्स। कितने में से बच्चा? 200 नंबर में से है ये, ठीक है। 200 में से 75.41 मार्क्स चाहिए, यानी कि क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अगर आपने आफ्टर नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट करके 38 क्वेश्चन भी ठीक कर लिया होता, मतलब नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट होने के बाद 38 क्वेश्चन आपके जनरल कैटेगरी से सही हो गए होते, तो आपका प्रीलिम्स पास हो गया होता। तो 2023 का कट ऑफ यानी कि 100 में से 38 क्वेश्चन ठीक करने थे, सब कुछ मिला मुलू के, ठीक है। सेकंड, 2022 में देख लो बच्चा, उसी हिसाब से 88 है ये, है ना, 88 है, ठीक है। 88 का मतलब कितना था? 44 क्वेश्चन। कितने में से?
100 में से आपके 44 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फिर आगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। 2021 का भी अगर आप देखो 87 है ना, 87 का मतलब क्या हुआ बच्चा, वही लगभग 44 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। यानी कि पहले हमें यह समझना है कि हमें क्वेश्चन कितने ठीक करने हैं। और इस साल का कट ऑफ भी मतलब 90 से अबव तो नहीं जाने वाला, सबको पता है। वही 38 से 45 के बीच के, मतलब 38 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन के बीच में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं अभी। बाकी कैटेगरी उसी हिसाब से नंबर अपने कम कर लेना है ना, ठीक है। तो यानी कि बेंचमार्क क्या है हमारा, 38 से 45 क्वेश्चन। यानी कि अगर हम किसी भी कीमत पे हम 45 क्वेश्चन प्लस ठीक कर लेते हैं, है ना, इस साल भी 2025 के प्रीलिम्स में भी आप 45 से 50 तक ही क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। तो ये 45 से 50 तक का जादुई आंकड़ा, इसको कैसे क्रॉस करें। हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं, हम इतना ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन तो हमारे गलत ही हो गए। लास्ट टाइम में आके सर ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए, क्या पढ़े क्या छोड़े कुछ पता ही नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं अंतिम 45 से 60 दिनों के अंदर आपको घेर लेती है। तो ये इतना कम आंकड़ा भी, है ना, ये इतने कम क्वेश्चन भी ऐसे लगता है कि यार पता नहीं होंगे भी या नहीं। ऊपर से हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उधर भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा। पीवाईक्यू में अच्छा फील होता है लेकिन टेस्ट सीरीज में बुरा फील होता है। और पीवाईक्यू में अच्छा फील हो, उसमें क्या समस्या है कि 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके तो पीवाईक्यू को लेके कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है यार एग्जाम हॉल के अंदर नहीं बात बन रही, एग्जाम हॉल के बाहर बात सही है बिल्कुल, घर के अंदर बात बिल्कुल सही है, किसी कोचिंग में ऑनलाइन कहीं भी मॉक टेस्ट लगा उधर सब कुछ सही चल रहा है, इधर एग्जाम हॉल में जाके गड़बड़ है। यानी कि वो लास्ट के 45 से 60 दिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा प्रहार करते हैं कि आपको मानसिक रूप से परेशान कर देते, कॉन्फिडेंस हमारा लूज होने लगता है। तो हम कुछ मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, एम आई राइट? ओके, आ जाओ बच्चा। तो मिसिंग क्या है, मतलब अगर हम आइडेंटिफाई करें कि इस अब पूरी इस प्रिपरेशन में हम क्या मिस कर रहे हैं। कहीं कई बार मन में आता होगा भैया हमारे पास नोट्स तो ठीक है, कंटेंट तो ठीक है, सारा सोर्स तो ठीक है, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वो स्पेक्ट्रम वाली हिस्ट्री काम करेगी या नहीं करेगी, उधर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी काम करेगा या नहीं करेगा, फला टीचर से पढ़ाए वो सब्जेक्ट हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो लास्ट के 45 से 60 डेज के बीच में एक तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ जाती है, तो वहां कंफ्यूजिंग स्टेट में आप आ जाते हो, तो कंटेंट और मटेरियल को लेके बहुत सारे डाउट पैदा होने लगते हैं। मैं सारी चीजों की परतें खोलूंगा, डोंट वरी, कि समस्या असली कहां है। या दूसरी समस्या क्या हो सकती है, आपको लगे यार प्रैक्टिस नहीं हो रही, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या मॉक टेस्ट हो। दूसरा समस्या आपका यहां हो सकता है, ठीक है। तीसरी समस्या टाइम मैनेजमेंट की हो सकती होगी, भैया आपने जो टारगेट सेट किए थे 5 दिन में ये कर लेंगे, आज ये हो जाएगा, लेकिन कैसे भी करके टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वहां आपको कोई समस्या हो सकती है। या आपको लास्ट में एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वाला मिसिंग हो सकता है, यार करे क्या, मतलब जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इससे एग्जैक्टली मैं वहां हिट कर पाऊंगा जो एग्जाम की डिमांड है या नहीं, है ना। आपके भी इसी में से कोई ना कोई समस्याएं चल रही होगी। ये 4-5 डोमेन है बच्चा, है ना। आपकी क्या समस्या है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहो मुझे आपकी समस्या है, ताकि मैं हाँ उनका भी समाधान करता रहूं बच्चा, ठीक है। ओके, चलो अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज मिसिंग, है ना, व्हाट इज मिसिंग पे बात मैं करता हूं, कहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल वो कुछ दिनों पहले भी मैंने कुछ बच्चों को दिया था, वो एग्जाम्पल वापस से आपको आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं पूछ लूं कि जैसे आपको जब छत पे आप अपने कपड़ों को सुखाते हो तो वो हमें किस चीज की जरूरत होती है, वो होती है ना, वो छत पे सुखाते हैं ना, अरे वो क्या होता है वो, बताओ मुझे। वो छत पे कपड़ों को सुखाने के लिए, अरे वो होता नहीं है, वो क्या होता है वो बताओ। हाँ, पूछना चाहता हूं क्या होता है वो, ठीक है, एक बार जवाब देना मुझे। हाँ
ठीक है, यस, जवाब दीजिए। ओके, बच्चे बोल रहे सर जी रस्सी होती है, रॉप होती है। ठीक है, ठीक है, रॉप, ओके, रस्सी। चलो आपने ये जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक बात कहूं, अब मैं आपको एक बात कहूं कि अगर रस्सी नहीं होगी तो आपके कपड़े सूखेंगे नहीं क्या? अगर रस्सी नहीं है तो क्या कपड़े नहीं सूखेंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, यस और नो। मतलब आप मुझे ये बताओ, अगर रस्सी नहीं है तो कपड़ा नहीं सूखेगा, तो कपड़ा सुखाने के लिए आपको धूप की जरूरत थी या रस्सी की? आप मुझे बताओ, वॉट यू नीड। भाई अगर आपको छत पे कपड़ा सुखाना है, छत पे कपड़ा सुखाना है, आपको रस्सी का रिक्वायरमेंट है या धूप का रिक्वायरमेंट है? मैं कहता हूं रस्सी नहीं है, आप अपनी छत की मंडेर पे डाल दो, रेलिंग पे डाल दो, छत के ऊपर माचा लगा के उस पे डाल दो, छत के ऊपर ऐसे ही डाल दो गिल्ले कपड़ों को। अगर धूप होगी तो सूख जाएगा, ठीक है, धूप होगी तो सूख जाएगा, यानी कि सेम मुद्दा है बच्चा, सेम मुद्दा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने आपके दिमाग में डाला कि छत पे सुखाने के लिए वो क्या चाहिए होती है, तो सबके दिमाग में क्या आई? रस्सी, रस्सी, है ना? क्यों? तो ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे जाल क्रिएट कर दिए गए हैं। ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, लास्ट मोमेंट में आपने ये कर लिया, अच्छा वो नहीं करा, अच्छा ये नहीं हुआ। तो ऐसा दिमाग के अंदर नेटवर्क बन गया है ना, तो अननेसेसरली हमने उन सारी चीजों को फोकस कर लिया जो जिनका आउटपुट उतना नहीं है। तो लास्ट के 45 से 50 डेज के अंदर हमें यह जरूर देखना है बच्चा, है ना, क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए धूप ज्यादा रिक्वायर्ड है या रस्सी। मतलब हम एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, समझ में आ गए? तो आज का ये सेशन आपको यही बताने के लिए कि आप रस्सियों के पीछे दौड़ रहे हो। अपने को किसका रिक्वायरमेंट है? अपने को सनलाइट चाहिए, बस अपने को सनलाइट चाहिए। अननेसेसरली हमें अपने आप को बहुत सारे बर्डन से फ्री रखना है। और मैं आज इस सेशन के लास्ट तक ये प्रूव कर दूंगा कि हां, हमने बहुत सारी रस्सियां पकड़ी हुई है, अब उन्हें छोड़ने का टाइम आ गया। बोलो, बताओ मुझे, ठीक है? यहां तक समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। तो व्हाट इज मिसिंग, है ना, व्हाट इज मिसिंग हम बात कर रहे। देखो यार, हर साल वही लक्ष्मी, पीटी पास करो या फेल करो, हर कोई यही कहता है, वही टॉपर, वही लक्ष्मीकांत, वही एनसीईआरटी, है ना, वही स्पेक्ट्रम, वही मेरे नोट, सब कुछ आप सब कुछ सेम ही करते जा रहे हो, सेम ही करते जा रहे हो। आप ये फील करोगे, जिस बच्चे ने साल 2023 का पीटी दिया होगा, 2024 का पीटी दिया होगा, अब 2025 का अगर वो देने जा रहा है, तो फील करेगा 24 से 25 में यार हमने कुछ भी नया किया ही नहीं है, हम कुछ भी नया नहीं कर पाए, है ना। और 23 से जब 24 दे रहे थे, इधर हम फेल हो गए 23 में, 24 में भी फेल हो गए। ऐसा लग रहा है यार सेम ही तो कर रहे हैं, जो 23 में किया था वही 24 में कर रहे हैं, और जो 24 में कर रहे थे वही 25 के लिए कर रहे हैं। तो नया कुछ हो ही नहीं रहा, नया कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ, समझ में आ गए? तो नया कुछ नहीं हो रहा, नए तरीके से चीजों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, यूपीएससी के पैटर्न को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, कहां यूपीएससी आपसे एग्जैक्ट क्या मांग रहा है, अगर वो डिकोड नहीं किया तब बड़ी समस्या है। तो 25 में भी शायद वही हो सकता है जो 24 में और 23 में हुआ है। तो अपने को अपने फेलियर को रिपीट नहीं करना, ठीक है? ये बात आई समझ में? चलो, हाँ, अपने को अपने फेलियर को रिपीट नहीं करना है। चलिए, ये बात भी हो गई यहां तक की। अब आगे चलते हैं यहां से। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नया करने वाले हैं हम। पहले मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, पेशेंस रखना। यूपीएससी देखो, यूपीएससी को कैसे, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा, सिलेबस में आपने क्या देखा भाई, 200 नंबर का प्रीलिमिनरी एग्जाम है,
तो वहां पे ये रहा पेपर 1 जीएस का होता है 200 नंबर का, है ना। हिस्ट्री को ये देखो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐसे पूछ रहा है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, आज मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, सिर्फ ये सिलेबस है, सिर्फ ये सिलेबस है। हिंदी में पढ़ लो, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, बस इतना बोला हुआ है उसने, इतना बोला हुआ है। और एनवायरमेंट पे क्या बोला हुआ है, पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। आपने इतना सा ही सिलेबस बताया है प्रीलिम्स का, और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है इन दो सब्जेक्ट से, 30+ क्वेश्चन। समझ गए, इतना ही बोल रहा है वो। सेम आपको मतलब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में सिलेबस तो जारी कर दिया, लेकिन वहां हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। सेम अगर आप मेंस में चलोगे, ज्योग्राफी जीएस आप देख लो, यहां पे मेंस में विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के उद्योग, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ऐसे ऐसे करके बोल दिया। लेकिन ऐसा, पहली बात तो यूपीएससी अगर हमें कोई किताब भी दे देता, अरे भैया जो मैंने सिलेबस दिया ये 10 किताब है, चाहे वो बोल देता 10 नहीं यार 20 पढ़ लो, हम पढ़ लेते। इसका मतलब सिलेबस क्या है, सिलेबस में वो ये सारी चीजें देके वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वी डोंट नो, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यानी कि इस मामले में सिलेबस हमें कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा। सिलेबस क्या है बच्चा, हेल्पिंग हैंड नहीं है, हेल्प नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे फिर, हमारे पास क्या रास्ता है बताओ बच्चा। इस सिलेबस को भाई, अब हमारे पास सिलेबस से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो सिलेबस बोला है और ये इतना डायनामिक है कि आप क्या 10 क्या 20 किताबें भी पढ़ लोगे तो भी काबू में नहीं आएगा। और ये तो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और प्रीलिम्स में 6 मेजर डोमेन है, तो क्या होगी हालत हमारी। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है, हमारे पास रास्ता बचता है भैया इसने ये बोल के पिछले 15 सालों में या 20 सालों में पूछा क्या है, कि ये वाला सिलेबस उसने अगर बताया तो इस सिलेबस के बेस्ड पे उसने कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने कैसे पूछे हैं। अपने को उसी से ही अब आइडिया लगेगा कि वो ये सिलेबस बोल के क्या पूछना चाहता है। यानी कि यूपीएससी डिकोड होगा तो किससे बच्चा, उसके पीवाईक्यू से। आपके पास यही रास्ता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। पहली बात तो ये समझो, यानी कि आपको पीवाईक्यू क्यों करने हैं, पीवाईक्यू को रटना नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर 10 बार पीवाईक्यू लगा लिया अपन ने, अब तो मुझे आंसर भी रट गए, इस वाले क्वेश्चन का ए है, इस वाले का सी है, इस वाले का डी है, अब मेरे को लग रहा है पीवाईक्यू मेरे लिए यूजलेस हो चुके हैं। अपने को रटना नहीं है बच्चा, मैंने क्या बोला, इस सिलेबस को डिकोड करना है पीवाईक्यू के थ्रू। कि वो जब बात कर रहा है वाटर रिसोर्स की, तो वाटर रिसोर्स पे कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, समझ में आ गया। जब वो बात करता है वेजिटेशन की, सिलेबस में वेजिटेशन को बोला है उसने, तो उस वेजिटेशन पे वो कितना डाइवर्सिफाइड जाता है, कहां कहां तक वो क्वेश्चन पूछता है, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछना है। तो हमें फिर उन्हीं चीजों को उसी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, बोलो बताओ, इज दिस ओके। चलो तो आ जाओ बच्चा, मैं थोड़ा सा फिर आपको आगे लेके चलता हूं। तो इस आज तक यूपीएससी ने 2011 से 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, लास्ट में 15 सालों की ही बात करूंगा अभी, तो वहां पे जितना हमारा सिलेबस ओपन हुआ है पिछले 14-15 साल के पीवाईक्यूज को देख के, तो सिलेबस निकल के आता है कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के इन सारे टॉपिक पे पूछा है, क्लाइमेटोलॉजी के ये सारे टॉपिक है, ओशनोग्राफी के हमारे पास ये सारे टॉपिक है जिसपे उसने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, भारत के भूगोल पे मैप बेस्ड ये वाले क्वेश्चन आए हैं, भारत के भूगोल पे माउंटेन, ग्लेशियर और उससे संबंधित आकृतियों पर ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। भारत का भूगोल में फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, चट्टानों से, मिट्टी से और खनिज से। भौतिक विशेषताओं पे, जलवायु के प्रकार, वन प्रकार, मानसून पे क्वेश्चन पूछे उसने इंडिया ज्योग्राफी कह के। फिर कृषि में महत्वपूर्ण फसलें, उनका मौसम, उत्पादन, उत्पादक क्षेत्र, सिंचाई, बहुत सारी टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इन पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उद्योग, उनसे और प्रमुख परियोजनाएं, बांध, बिजली, सिंचाई परियोजनाएं, उन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। विशेषताएं क्या है विश्व भूगोल की,
भौगोलिक प्राकृतिक संसाधन आ गया, पहाड़, नदियां, खाइया, महत्वपूर्ण स्थान, मानचित्र आधारित प्रश्न, महत्वपूर्ण देश, शहर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उनके बॉर्डर कंट्रीज, ऐसे करके उसने पूरा आपसे क्या किया है बच्चा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे। देखो सिलेबस में क्या बोल रहा था, सिलेबस में क्या बोला, अभी मुझे समझना, मेरा मैसेज अभी तक आप तक नहीं गया। अभी तो कहते ने जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है कि आप समझो। सिलेबस में वो ये बोल रहा है बच्चा, देखो क्या बोला है सिलेबस में, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इतना बोला है उसने प्रीलिम्स में। लेकिन पिछले 15 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख के अगर मैं सिलेबस बनाऊं तो यूपीएससी ने, ये सिलेबस है यूपीएससी का उन टॉपिक पे, समझ में आ गए, जो वहां उसने सिलेबस बोला और मैंने 15 साल के क्वेश्चन देख के जो सिलेबस बनाया है वो ये सिलेबस बन के आया है, समझ गए। पहला स्टेप क्या हुआ, हमें पीवाईक्यूज से अपने कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कितना जाना है, कितना पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है। अब असली मुद्दा ये हो गया, सर जी इन सारे टॉपिक पे तो पिछले 15 सालों, क्या 20 साल, 25 साल, 30 साल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, एम आई राइट, बोलो। हाँ चलो ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। हाँ, बीच में कोई भी इश्यू आए, आपका कोई भी डाउट हो मुझसे पूछते रहना। नेक्स्ट चलो बच्चा, तो ये आ गया। अब उसके बाद मैं पिछले कई सालों से लगातार आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, समझो। ये स्लाइड भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं दे पा रही। देखो खुद देखो, मैं आपको बताता हूं 2011 से 2023-24 तक की कहानी। भाई भूगोल और मैप से इतने क्वेश्चन आए हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी से इतने क्वेश्चन, 100 में से, जीएस की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से इतने आ रहे हैं, हिस्ट्री से इतने आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से इतने आ रहे हैं। लगातार पढ़ रहे हो। इसमें से मैं मेरा पार्ट निकाल लूं ज्योग्राफी एनवायरमेंट का, तो देख लो 2024 में यहां 33 क्वेश्चन है बच्चा दोनों से, ओके। यहां पे तो 23 में 38 क्वेश्चन थे, इधर 31 क्वेश्चन थे, इधर 25 क्वेश्चन थे, किससे, सिर्फ ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। लेकिन इससे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है, देखो इस एनालिसिस से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इन जो 200 मार्क्स का पेपर है, उस 200 मार्क्स के पेपर में, या मैं कहूं वो 100 जो क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चंस में वेटेज किसका ज्यादा है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट का वेटेज ज्यादा है, इन दोनों का भारांश ज्यादा है। सिर्फ इतना मैसेज है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता चल रहा। पता चल रहा है क्या, बता दो आप मुझे, आप मुझे बताइए, क्या इस पूरे, चाहे आप पॉलिटी वाला टीचर बोले, हिस्ट्री वाला बोले, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वेटेज किसका है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट का ज्यादा वेटेज है। क्या इससे ज्यादा कुछ आपको मैसेज मिला इससे, बोलो बताओ, क्या इससे ज्यादा मैसेज है क्या आपके पास कोई, बताओ बच्चा। भाई बीइंग ज्योग्राफी एनवायरमेंट टीचर, मैं ये बोल सकता हूं भाई मेरे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बढ़िया बात है ना। मैं मेरे बच्चों को ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। क्या इससे ज्यादा, अरे सर ये तो अपने को भी समझ में आ रहा है, बहुत पढ़ लिया हमने भी, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फलाना ढमकाना सब कुछ कर रहे हैं, है ना। इससे ज्यादा अपने को और कुछ चाहिए क्या, हाँ इससे ज्यादा अपने को कुछ और चाहिए कि सर जी इस पूरे ज्योग्राफी को और इस पूरे एनवायरनमेंट को अगर हम तोड़ दे किसी तरीके से, ये पूरा ज्योग्राफी वाला पार्ट और ये पूरा एनवायरनमेंट वाला पार्ट, ये कोई इकोनॉमी वाला पार्ट, ये राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पार्ट्स को अगर कोई हमें ये फिगर आउट करके बता दे कि इस ठीक है, हाँ, क्या कोई हमें यह बता सकता है कि क्या कोई ये बता देगा कि ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से कहां ज्योग्राफी का तो इतना बड़ा सिलेबस है, आपने खुद ही बता दिया, उस सिलेबस में कहां फोकस करे आखिरी के 45 दिनों में, कोई रास्ता है क्या। तो मैंने और पूरी टीम ने, हमने क्या करने की कोशिश की है, ये पूरा जो सिलेबस है ना बच्चा, ये पूरा सिलेबस हमने इसको बिल्कुल
खंगाल के रख दिया 15 साल में पूरे यूपीएससी के पैटर्न को और पूरे माइंडसेट को। ठीक है, तो मैं आज आपको पहले ज्योग्राफी का बता रहा हूं बच्चा। इस पूरे ज्योग्राफी का पूरा हमने एनालिसिस कर दिया, ठीक है, पैटर्न कर दिया, इसमें बहुत सारा स्टैट्स लगाया मैंने, डेटा बेस्ड एनालिसिस किया, बहुत सारे एविडेंस में आपको दिखा रहा हूं। वो निसंदेह आपको लगेगा भैया समझ में आ गया। अब ज्योग्राफी में किधर फोकस करेंगे, एनवायरमेंट में किधर ज्यादा फोकस करना है, इकोनॉमी में किधर करना है, वो यूपीएससी खुद ही बता रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ पहले। तो यूपीएससी 2011 से 24 के बीच में देखो बच्चा, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है ज्योग्राफी के टॉपिक, वही सिलेबस बेस्ड, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, है ना, भू आकृति विज्ञान, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी के फिर मैंने फर्दर कैटेगरी बनाए थे, इंडिया का वेजिटेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल्स हो गया, इंफ्रा हो गया, वो बाद में तोड़ेंगे अपन। तो इसमें से आप देखो पिछले 2011 से 24 के बीच की कहानी आपके सामने है। कॉस्मोलॉजी से पिछले 15 साल में 6 क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी से 19 क्वेश्चन है, ओशनोग्राफी से 10 क्वेश्चन है, ज्योमॉर्फोलॉजी से 7 क्वेश्चन है, वो भी 3 क्वेश्चन तो पिछले साल ही आए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 38 क्वेश्चन है और इंडिया ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन है। तो इस पूरे चार्ट को देख के आपको क्या लगता है? पहला जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस पूरे एनालिसिस से, आप खुद देख लेना, है ना, मैंने पूरा आरएनडी किया हुआ है ना, कॉपी पेन लेके एक एक मैंने क्वेश्चन नोट किया, फिर उसका ये किस टॉपिक से किस टॉपिक से, उस हिसाब से मैंने किया है। आप खुद देख के बता दो कि अगर आपको ज्योग्राफी को प्रीलिम्स में फोकस करना है तो इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, आप खुद बता दो। आपको इधर इन सब टॉपिक में से सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्या हो गया? वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझ में आया? बोलो। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी आपने मुझे बता दिया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये इंडिया ज्योग्राफी। लेकिन अभी भी हम फिर सुनो सर, ये बात देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले हमें सिलेबस से हमें कुछ नहीं पता था। देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले हम कहां थे? सिलेबस पे, सिलेबस से हमें कुछ पता चला, सिलेबस ने हमें कुछ भी गाइडेंस नहीं दिया। फिर हमने किस पे गए? सिलेबस से हम गए PYQs को देखे, है ना, फिर हमने उससे क्या निकाला? भारांश निकाला, वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना भारांश है। तो हमें वेटेज पता चल गया भैया ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, अब इस ज्योग्राफी में भी हमें पता चला, है ना, ज्योग्राफी को फर्दर हमने तोड़ा, फर्दर हमने ज्योग्राफी को क्या किया बच्चा, इसको और इन डेप्थ स्टडी की, इसकी हमने और डेप्थ में गए, तो अपने को समझ में आ गया ज्योग्राफी से इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नेक्स्ट मुद्दा ये, सर इस इंडिया ज्योग्राफी के अंदर भी जा सकते हैं क्या? कि अगर हमें ये इंडिया ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, इस इंडिया ज्योग्राफी में यूपीएससी क्या पूछता है? मुझे पता चल जाए इंडिया ज्योग्राफी के अंदर तो 25 टॉपिक है। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर वेजिटेशन है, इंडिया का पूरा रॉक सिस्टम है, इंडिया के मिनरल्स है, इंडिया का एनर्जी है, एनर्जी में भी फिर 2 तरह का परंपरागत, है ना, फिर वो नवीकरणीय भी फिर 10 तरह की हो गई। ठीक है, इंडस्ट्री एक तो है नहीं, 50 तरह की इंडस्ट्री है, खनिज एक तो है नहीं, 500 तरह के खनिज है। तो इस इंडिया ज्योग्राफी में भी आगे क्या, समझ में आ रहा है आपको? ये सेशन आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? ये सेशन लेके जा रहा है, मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूं कि अंतिम 45 से 50 दिन आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो यूपीएससी पूछेगा। मैं आपको उस पे लेके जाना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यहां से आगे, है ना, कि कॉस्मोलॉजी में कहां कहां पे क्या क्या पूछा, क्लाइमेटोलॉजी में कैसे पूछा, और पिछले 12-14 सालों में यूपीएससी ने कैसे इन टॉपिक को ऊपर नीचे किया है, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह बात समझ में आ गई कि सर क्या मैसेज देना चाह रहे? यह मुद्दा अगर आपको पकड़ में आया तो फटाफट लाइक और कर दो, शेयर कर दो, है ना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, हैप्पी वैली एकेडमी पे हैप्पी ही होना है अपने को। ठीक है, करो एक बार, चलो चलो आगे थोड़ा सा। हाँ
ठीक है, समझ में आई बात? हम्म। अब नए पन्ने खुलेंगे, है ना? तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो ये 2011 से लेके 2024 के बीच में ज्योग्राफी का, यूपीएससी का एक पूरा ट्रेंड क्या रहा है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितना उसने क्वेश्चन पूछा है, उसका मैंने आपको यहां पे एक पूरा एक चार्ट दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हो कॉस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योमॉर्फोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पे ज्यादा वो फोकस कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे इसको अब मैं खोलता हूं। कॉस्मोलॉजी में क्या, क्लाइमेटोलॉजी में क्या, आ जाओ। कॉस्मोलॉजी से जो उसने 6 से 7 क्वेश्चन पूछे, यहां पे देखो ना बच्चा, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे, ये देखो बच्चा। तो कॉस्मोलॉजी को अगर जब मैंने फर्दर स्टडी किया, तो वो 6 से 7 क्वेश्चन कहां से पूछे बच्चा, पिछले 15 सालों में फिक्स है। बेसिक्स ऑफ कॉस्मोलॉजी है, इस पे मेरा एक मैराथन वीडियो है ना, वो 2.5 घंटे का मैराथन वीडियो, उस मैराथन वीडियो को देख लेना, और आज तक का एक भी क्वेश्चन उस मैराथन वीडियो से ज्यादा नहीं, बाहर नहीं है। तो वो तीन क्वेश्चन आए हैं स्पेस में, है ना, क्या पूरा लाइफ साइकिल ऑफ सन स्टार क्या होता है, नेबुलाज क्या है, गैलेक्सीज क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके, है ना, अंतरिक्ष को लेके पूरा मैंने बहुत अच्छा अपने सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। तो 3 क्वेश्चन तो वहां से है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन, मतलब थोड़ा हमारे स्पेस के, अर्थ के और सन के मोशन और उनकी आपस में किस तरह से गति है उसको लेके। तो इफेक्ट ऑफ टिल्टेड अर्थ, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, उसका प्रभाव। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, है ना, अक्ष पर जो झुकाव है, अक्ष पर झुकाव, ठीक है, रोटेशन मतलब घूर्णन पे उसका प्रभाव, और परिक्रमण उसका प्रभाव। ये 4 क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा है। वो 21 जून वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 21 जून वाला क्वेश्चन की 21 जून को क्या पोजीशन होती है, यूपीएससी ने 3 बार पूछा है, आपको पता है। तो आपको कॉस्मोलॉजी में एक ये वीडियो, और उसके बाद अर्थ अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना, उसके क्या इंपैक्ट है, रोटेशन क्या है, क्या इंपैक्ट है, रेवोल्यूशन, ये टॉपिक आपको पकड़ के रखना है, बस खेल खत्म। बात आई समझ में? बोलो, बात आई समझ में ये? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब ये हुआ इंडिया ज्योग्राफी को अच्छे से करना है। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी अच्छे से करना है, लेकिन इंडिया ज्योग्राफी में किसे फोकस करेंगे, किसे फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्मोलॉजी की बात देख ली हमने, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी पे 19 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 15 साल में, और क्लाइमेटोलॉजी का हमारा सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी 21 घंटे का एक मैराथन लगाया है, उसमें भी कुछ पार्ट मिसिंग है, लेकिन उतने सारे, मतलब 30 से ज्यादा टॉपिक है। लेकिन यूपीएससी को देखो कैसे, क्या कर रहा है वो, एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की परतें और संगठन, एक क्वेश्चन आया है आज तक, ठीक है, लेयर्स को लेके। इस बार ही पूछा है ना, क्षोभ मंडल क्यों ऊंचा है इक्वेटर पे, तो वो सारा। फिर तापमान और सूर्य ताप से 4 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने पिछले 15 सालों में, ये देखो 4 क्वेश्चन है बच्चा। फिर आर्द्रता और बादलों पे 2 क्वेश्चन, जितनी भी प्रकार की पवने हैं, प्राथमिक पवने, द्वितीयक पवने, स्थानीय पवने, है ना, बेसिकली उसने किस पे, प्राथमिक पवनों पे, और उस प्राथमिक पवनों के पीछे का फोर्स क्या है, 4 क्वेश्चन पूछे है उस पे। उसके बाद मॉनसून पे 2 क्वेश्चन पूछे, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, और वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन पे कभी इक्वेटोरियल क्लाइमेट पूछ रहा है ना, और कभी वो आपसे सवाना टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी चीन तुल्य जलवायु, कभी फला तुल्य जलवायु, ये है। अब मुझे बताओ, अगर अब आपको क्लाइमेटोलॉजी को फोकस करना है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखो भैया, टेम्परेचर और इंसोलेशन वाला टॉपिक शानदार है, पवन वाला और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर इंपॉर्टेंट है, समझ गए, और ये मतलब पूरा पवन कर लोगे तो ये मानसून, साइक्लोन सब उसी में, और ये वाला है, अपने को एक डायरेक्शन मिल रहा है, इससे ज्यादा भटकना ही नहीं है ना, समझ रहे हो?
आ रही है बात समझ में? मैं तो लगातार ही कह रहा हूं, टेम्परेचर, टेम्परेचर को समझ लो, एयर प्रेशर समझ में आ गया तो विंड और पूरी ये कहानी समझ में आएगा। तीसरा ह्यूमिडिटी, तो वही है क्लाउड्स और उसका इंपैक्ट किस पे, मॉनसून और साइक्लोन। बताओ बताइए। तो ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का फोकस एरिया है पिछले 15 सालों में यूपीएससी का। तो आपको अब जब स्टडी करोगे और जब आप रिवीजन कर रहे हो इन लास्ट 45 से 50 डेज के अंदर, तो जैसे ही टेम्परेचर और इंसोलेशन वाला टॉपिक आएगा तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये वो टॉपिक है जिसपे यूपीएससी ने क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। जब आप पवने पढ़ रहे हो और उनके पीछे के उत्तरदायी कारक पढ़ रहे हो, वो कभी कॉरियोलिस फोर्स पूछ रहा है, कभी कुछ और पूछ रहा है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अब वो टॉपिक है जिसको यू कांट मिस। अब आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, आपको प्रायोरिटी सेट करना आ जाएगा। वो स्ट्रेटेजी फूल प्रूफ तभी बनेगी जब आपको इतना इनडेप्थ एनालिसिस है। बोलो चलो, दैट्स ग्रेट। आई बात समझ में? ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओशनोग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 15 सालों में, कहां से आए हैं? ओशियन टेम्परेचर 2 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्स है ना, जल संसाधन और पृथ्वी पर है ना, लवणीय जल अलवणीय जल कई बार पूछता है, पृथ्वी में स्वच्छ जल सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स में है, उसके बाद फिर कहां है, उस टाइप के क्वेश्चन याद आए क्या? मैंने भी पीवाईक्यूज में कराए, उस पे 3 क्वेश्चन। तो वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओशियन करंट पे 2 क्वेश्चन, टाइड पे 1 क्वेश्चन, और लास्ट 2-3 ईयर में उनक्लोज और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी टाइप के क्वेश्चन आए, वो करंट अफेयर में चर्चा में थे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा देखो बच्चा, अगर आप यू आर टारगेटिंग ओशनोग्राफी, यू कांट मिस ओशियन टेम्परेचर टॉपिक, ठीक है, यू कांट मिस वाटर रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही है बात समझ में? बोलो हाँ, बताइए बातें समझ में आ रही है आपको या नहीं? फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद फिर आया ज्योमॉर्फोलॉजी पे 7 क्वेश्चन आए, जिसमें से मैंने लास्ट ईयर भी बोल दिया था कि इस बार ज्योमॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 क्वेश्चन आ सकते, तो यूपीएससी ने पूछ भी लिया था। आ जाओ इधर, सीस्मोलॉजी पे 1 क्वेश्चन आया है, भूकंप विज्ञान, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तरंगे और पृथ्वी के अंदर को कैसे स्टडी करने में हेल्प करता है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन कैसे शुरू हुआ, 1 क्वेश्चन, लास्ट 15 ईयर। फोर्स ब्रिंग चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर सतह पर परिवर्तन लाने वाले बल, अंतर्जात बल बहिर्जात बल, और वो कैसे काम करते हैं, 3 क्वेश्चन। वॉल्केनिक इरप्शन पे 1 क्वेश्चन है, वेदरिंग और इरोजन बेसिकली पार्ट तो किसका है, फोर्स उसी का ही है, तो इससे 1 क्वेश्चन है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा अपने को जाना ही नहीं। ये मतलब ये सारी चीजें आपको दिखाने का मतलब क्या है, भैया आपको जो पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 50 दिन के अंदर आप क्या करोगे, 45 दिन के अंदर क्या करोगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो बच्चा, तो एक बार इन टॉपिक को फोकस कर लेना, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये वो टॉपिक है। देखो भैया 3 क्वेश्चन आए हैं ज्योमॉर्फोलॉजी से इसी टॉपिक से, तो यू कांट मिस दैट टॉपिक, उसको आपको स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया ज्योग्राफी, समझ गए, सबसे ज्यादा वेटेज। तो जब मैंने इंडिया ज्योग्राफी की परतें खोली कि चलो देखते हैं कहां से क्या है, तो भारत के संसाधनों से 11 क्वेश्चन पूछे है उसने, संसाधन बेस्ड, कभी कोयले पे पूछ रहा है, कभी प्राकृतिक गैस पे, कभी कोल बेड मिथेन पे, कभी शेल गैस पे, कभी गोल्ड पे आया है, कभी यूरेनियम पे क्वेश्चन, कभी मोनेजाइट पे क्वेश्चन, कभी इल्मेनाइट पे क्वेश्चन, ड्यूटाइल पे क्वेश्चन, बेंटोनाइट पे क्वेश्चन, क्रोमाइट पे क्वेश्चन, माइनर मिनरल्स पे क्वेश्चन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कोयला तैयार कर लिया, आपने लोहा तैयार कर लिया और आपका मिनरल वाला टॉपिक तैयार है, नहीं है भाई। इनमें से बहुत सारे, जैसे कोल बेड मिथेन वाला हो गया, ठीक है, शेल गैस हो, ये करंट अफेयर में चर्चा में थे। गोल्ड, कोई ना कोई करंट का मुद्दा चल रहा होगा। ये जो खनिज है कहीं ना कहीं करंट में थे। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने कोयला भी पढ़ लिया है ना, कोयला, कोयले के प्रकार, मैंने लोहा देख लिया और 1-2 खनिज और देख लिए, अभ्रक देख लिया, हो गया मेरा काम, नहीं, गड़बड़ है। देखो कितना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है,
तो ऐसे में जब आप रिसोर्स कर रहे हो तो साल भर का करंट अफेयर में जो भी चर्चा में ऐसा कोई संसाधन है, खनिज संसाधन, अच्छे से पकड़ लेना उसको अच्छे से। यहां यूपीएससी काफी डाइवर्सिफाइड है बच्चा, काफी डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो सिलेबस जब हमने तोड़ा था, देखो जब मैंने सिलेबस तोड़ा, सिलेबस तो कैसे टूटा, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। कहां पे है ये रे, सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह और हवाई अड्डे। प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में या तो उसने सड़क पे क्वेश्चन पूछा है या उसने बंदरगाह पे क्वेश्चन पूछा है, ना तो रेलवे से कभी क्वेश्चन पूछा ना हवाई अड्डे से कोई क्वेश्चन पूछा। तो 4 क्वेश्चन पूछे हैं, नेशनल हाईवे से, है ना, और या ट्रांस नेशनल हाईवेज जो करंट में चर्चा में थे, या आपके पोर्ट से क्वेश्चन है। तो यहां मैंने उसका अलग से ही वेटेज दिखा दिया। ये देखो कहां, आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर से 4 ही क्वेश्चन है, या तो नेशनल हाईवेज बेस्ड क्वेश्चन है या पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में कोई भी नेशनल हाईवे वाला टॉपिक आए तो इजीली अपने को उसको स्किप नहीं करना। ये पूरा एनालिसिस आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूअस एक घंटी बजाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? चले यहां से आगे, यहां से आगे चलूं क्या बच्चों? ठीक है, यहां से आगे चलते हैं अभी। अब नेक्स्ट एनालिसिस, भारत का जल संसाधन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 क्वेश्चन है बच्चा, देख लो। रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेजिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया का जल संसाधन। तो जब भारत का वाटर वाला टॉपिक करोगे अभी प्रीलिम्स के टाइम पे, तो 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन की वैरायटी देखो, कभी रिवर्स पे पूछ रहा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ये 4-5 रिवर्स को ही पकड़ा है उसने। उनकी सहायक नदियों पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कोइन कहां से आ रही है, कौन सी लेक, उसके बाद नदियों के ऊपर कोई टेम्पल है या हिस्टोरिकल साइट है, वाटरफॉल है, रिवर लिंक पे क्वेश्चन है, वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स पे क्वेश्चन है, रिवर और उसका किस स्टेट में पूछा है, कौन से स्टेट में जा रही है, ओरिजिन ऑफ रिवर। तो जब हम रिवर वाला टॉपिक तैयार कर रहे होंगे तो उस टॉपिक को हमें इतने डायमेंशन से तैयार करना है बच्चा। रिवर्स के ऊपर अपने को टेम्पल्स भी ध्यान रखने हैं, वाटरफॉल्स भी, कौन कौन से रिवर लिंक चर्चा में है अपने को देखने हैं, हाल फिलहाल में साल 1.5 साल में कोई वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक चर्चा में आई है वो भी आपको नजर में रखनी है। करंट अफेयर में कोई ऐसी रिवर थी जो किसी स्टेट में लेके उसका मुद्दा चल रहा था, तो रिवर और स्टेट ये याद रखना, तभी ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। और ध्यान रखना वाटर रिसोर्स पे यूपीएससी ने 20 क्वेश्चन पूछा है, तो इंडिया ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होंगे तो वाटर वाला मुद्दा जबरदस्त मुद्दा है, ठीक। चलो आ जाओ, ठीक है। रिसोर्स हो गया इंडिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर हो गया, अब आ जाते हैं इंडिया का वेजिटेशन। भारत की वनस्पति पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे है उसने। देखो बच्चा, कभी उसने मोरिंगा पे क्वेश्चन पूछा है, कभी उसने कटहल जैक फ्रूट पे क्वेश्चन पूछा है, कभी पाम पे पूछ रहा है, कभी मैंग्रोव पे पूछ रहा है, लिविंग रूट्स ब्रिज है जो है ना, जो पेड़ पौधों के द्वारा लिविंग रूट्स ब्रिज वाला मेघालय वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। कभी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन कहां मिलती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन किधर है, डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप इंडिया का कौन सा है, वेजिटेशन ऑफ हिमालय कहां है, देश के अलग अलग हिस्सों की प्रायद्वीपीय भारत की वेजिटेशन कैसी है ना। तो क्या कह रहा है, रीजन एंड वेजिटेशन, क्षेत्र और वहां कैसी वनस्पति है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, 9 क्वेश्चन आए हैं इससे, बात बराबर। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिया। इंडिया में अगर आप जब एग्रीकल्चर वाला मुद्दा आएगा बच्चा, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और स्कीम्स, 23 क्वेश्चन, आप समझ गए बच्चा। अगर इंडिया ज्योग्राफी का आप सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज अंदर जाओ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही उसने एग्रीकल्चर पे पूछे हैं। कृषि और सिंचाई से संबंधित सरकारी योजनाएं, तो वो कहता है डिफरेंट क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछे, कभी मक्का पे पूछा, कभी गन्ने पे पूछा, कभी मटर फैमिली से पूछा, रबी, खरीफ और जायद में मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी ने खरीफ पे पूछे हैं। खरीफ की फसल कौन है, कब उगती है, कैसी कैसी है। चाय पे क्वेश्चन पूछा,
चीनी उद्योग पे क्वेश्चन पूछा, फसल उनका एमएसपी है ना, सपोर्ट प्राइस है जो उनका, कोई फसल का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, उसका उसमें क्या योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, कौन सी फसल ज्यादा वाटर एफिशिएंट है, ठीक है, बीज पे, सीड विलेज के कंसेप्ट पे, ड्रिप इरिगेशन पे, जीरो टिलेज पे, क्रॉप का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किन फसलों को हम भेजते हैं, किनका हम आयात कर रहे हैं, किसको हम निर्यात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, कृषि के अंदर इन्वेस्टमेंट के कौन कौन सी योजनाएं चली है सरकार की और अन्य योजनाएं, समझ गए। तो हम जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को सिर्फ हम इतना मत सोचे कि कौन सी फसल और कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल कर ली, नहीं भाई, किन फसलों के एमएसपी पे क्वेश्चन आ रहा है, फसलों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, ड्रिप या इरिगेशन की टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, कोई नई कंसेप्ट है उस पे क्वेश्चन आ रहा है, उन क्रॉप्स को वो क्लाइमेट चेंज से जोड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब उन कृषिगत मुद्दों को पढ़े, सबसे बड़ा वेटेज है भाई, सबसे बड़ा वेटेज एग्रीकल्चर, इरिगेशन और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई स्कीम, और क्वेश्चन पेपर उठा के पिछले 15 सालों के देख लेना बच्चा। इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन आए, मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट था कि इंडिया ज्योग्राफी से अगर ये 100 क्वेश्चन आए तो मुझे पता हो कि कृषि और सिंचाई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, समझ गए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या था, जल संसाधन से क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या था बच्चा, जो आपके खनिज संसाधनों से क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, हर सब्जेक्ट को जब तक ऐसे नहीं तोड़ेंगे तब तक आने वाले 45 से 50 दिनों में हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें 15 से 20 या 25 नंबर की एक एक्स्ट्रा ग्रोथ दे, एक एक्स्ट्रा वेटेज दे, पढ़ाई में कॉन्फिडेंस दे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, बताओ। ठीक है, बोलो, मजा आ रहा है क्या? अरे एंजॉय कर रहे हो क्या बच्चा पार्टी, बताओ। हाँ अभी तो चलो, अभी तो बहुत एनालिसिस करना है, ठीक है। हाँ अब आगे चले इंडिया ज्योग्राफी में, आगे आगे क्या है इंडिया ज्योग्राफी की कहानी, आ जाओ। हो सकता है आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो ये सारी चीजें जानती है, लेकिन मैं तो बच्चा सिर्फ उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करने का मेरा उद्देश्य है जो लास्ट टाइम पे थोड़ा घबरा जाते हैं, और उनको थोड़ा सा एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ये मिल जाए कि यार सब कुछ तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे कैसे पता चलेगा, बस वो मदद करना चाहता हूं मैं और हमारी पूरी टीम आपकी, ठीक है। ओके, और ऐसा एनालिसिस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बच्चा कभी भी, आज के बाद तो हो सकता है बहुत सारे लोग करा दे, आज के बाद, आज की जो तारीख है ना, आज क्या तारीख है, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, और यहां से लेके हो सकता है 30 अप्रैल तक ऐसे बहुत सारे सेशंस आ जाएं अलग अलग सब्जेक्ट में। टिल डेट ऐसा कोई सेशन नहीं है जो आपको ये बता रहा हो कि ये खेल कैसे चल रहा है, अभी तक तो नहीं है, आज के बाद आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद आया माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज और पीक्स पे 5 क्वेश्चन है। कौन सा माउंटेन, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक है, फिर विंध्यन, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, उधर वो सारा, फिर उस पे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, पीक्स वगैरह पे। ग्लेशियर्स पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सॉइल पे 6 क्वेश्चन पूछे। अब सॉइल को देखो बच्चा, है ना, सॉइल को देखो, चलो ठीक है। आवाज का तो कोई इश्यू नहीं है ना, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड।
वॉइस का कोई इश्यू है किसी को? एक बार बता दो मुझे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आ जाओ बच्चा, सॉयल को देखो बच्चा, जब हम सॉयल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अच्छा, भारत में 8 प्रकार की मृदा है। जलोढ़ मिट्टी है ना, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, फला लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी वैसी मिट्टी, है ना। अब आ जाओ, यूपीएससी क्या कह रहा है देखो, जब आप सॉयल को पढ़ रहे हो ना, पहला उसने एक बार क्वेश्चन पूछा टाइप्स ऑफ सॉयल पे, मृदाएं कितनी प्रकार की है। फिर उसने सॉयल हेल्थ कार्ड को लिंक करके क्वेश्चन पूछा, है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। फिर सॉयल इरोजन पे क्वेश्चन पूछा, मृदा के ऊपर फर्टिलाइजर्स के इंपैक्ट पे क्वेश्चन पूछा, मृदा और उनकी जल धारण क्षमताओं पे क्वेश्चन पूछा। अलग अलग मृदाएं है ना, काली मृदा ज्यादा करती है या चिकनी मृदा या किसकी कैसे। और उसके बाद है सॉयल और क्रॉप, कैसी सॉयल में कौन सी फसल उगती है। समझ गए बरखुरदार? तो यानी कि मतलब जब हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कर रहे होंगे और जब हम वेजिटेशन वाला टॉपिक कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम आप ये देखते रहना कि उन उन क्षेत्र में कौन कौन सा सॉयल था। ये लिंक करा रहा है यूपीएससी आपसे। तो सॉयल इस तरीके से तैयार होगी तो सॉयल कंप्लीट तैयार है हमारी। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिर कहता है इंडिया के लैटिट्यूड पे लॉन्जिट्यूड पे अलग अलग लोकेशंस पे 7 क्वेश्चन पूछे। जैसे पूछा कि जो देशांतर दिल्ली से जाता है उसके नियरेस्ट कौन सा है, फला अक्षांश यहां से जाता है तो कैसे कैसे और उसके नियरेस्ट सिटीज है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से आपको साउथ इंडिया आना है तो मिनिमम कितने स्टेट से होके आ जाओ। इस टाइप के क्वेश्चन वो उसने जो पूछे हैं, वो 7 क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो पहले पूछता था। ठीक है, अब आ जाओ प्लेसेस इन न्यूज। इंडिया के ऐसे प्लेस जो चर्चा में रहे हो पिछले साल भर में, उस पे 3 क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एंड पावर प्लांट्स की अगर बात करें, हम परियोजनाएं और विद्युत उत्पादन की बात करें, तो बच्चा 7 क्वेश्चन है बच्चा, 7 क्वेश्चन। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये 7 क्वेश्चन या तो उसने सोलर पावर प्रोजेक्ट से पूछे हैं, या न्यूक्लियर पावर से पूछे हैं, या उसने थर्मल से पूछा है। उसने विंड से क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा, और भी और जितने हमारे दिमाग में एक पैनिक वाले हो गए कि यार रिन्यूएबल एनर्जी पे बायोमास तैयार नहीं हुआ, बायोमास एनर्जी तैयार नहीं हुआ, मुझे तो फला तैयार नहीं हुआ, नहीं है। या तो सोलर पे क्वेश्चन है मैक्सिमम, इस इन 7 क्वेश्चन में से भी 3 से 4 क्वेश्चन सोलर पे ही है। तो सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर में पूरा सोलर एनर्जी क्या रहा, इंडिया का टारगेट्स क्या है, उसको घुमा देना एक बार। 7 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद कहता है फॉरेस्ट कवर पे एक क्वेश्चन, वो जब कभी वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, इस साल वाली मैंने आपको कराई दी, तो उस पर एक क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी पे उसने क्या पूछा है, ट्राइब्स एंड कम्युनिटी पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। किस किस क्षेत्र में कौन सी ट्राइब और कम्युनिटी है, 2 क्वेश्चन है इस पे। समझ में आ रही है बात? तो ये जो 100 क्वेश्चन की कहानी थी, मतलब ये 100 क्वेश्चन जो है बच्चा, ये 100 क्वेश्चन थे ना, ये वाला, इस 100 क्वेश्चन में अगर अपने को टारगेट करना है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, खनिज, और ये अपना सॉइल वाला, ठीक है, और 1-2 टॉपिक, ये आपके बिल्कुल हाईलाइटेड एरिया है। मेरा इसका देखो, यहां एक गड़बड़ मत करना, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी हो सकती है। मेरा ये सब बताने का उद्देश्य ये नहीं कि बाकी मत पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो किनको ज्यादा फोकस करना है ये पता होना जरूरी है। कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं दौड़ रहे। पूरा इंडिया का मैप बना दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पूरे इंडिया के बना दिए, मैप बना के उसको रटे जा रहे हो, 2 घंटे तक याद ही नहीं हो रहा। नहीं पूछा भाई, अब उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, है ना, उतना रिस्क लेना पड़ेगा। अरे सर इस बार भी पूछ लिया तो, आज तक नहीं पूछा इस बार पूछ लिया तो उस तो के चक्कर में तो सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा भाई। उस तो का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, हम पैटर्न को देख के बता सकते हैं। अब उस तोतो पे भी आऊंगा, है ना, उस तोतो पे भी आऊंगा। ये हो गया तो, नहीं हुआ तो, इसी बार हो गया तो, मेरा तो आखिरी है, मेरा तो सेकंड लास्ट है, मेरे साथ ही हो गया तो, है ना, उस तोतो का भी मेरे पास जवाब है। टेंशन ना करो, आज सारे समस्याओं का समाधान लेके आया हूं मैं। ठीक है, हाँ, सारा समाधान है आज मेरे पास। चले, हाँ, आपके उस तोतो का भी जवाब दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। वो जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो हम्म
हाँ उसको बताता हूँ मैं। हाँ अरे सब सारा इलाज है भाई अपने पास, टेंशन काहे ले रहे हो आप, टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो इस एनालिसिस को, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कितने क्वेश्चन थे? 38 क्वेश्चन, ये रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तो क्या पढ़े? इन 38 क्वेश्चन की कहानी देख लो बच्चा। 38 क्वेश्चन में कहां है? रिसोर्स, वर्ल्ड रिसोर्स पे 7 क्वेश्चन है ना। जैसे कभी अफ्रीका से पूछ लिया, कभी कहीं और से, कोबाल्ट पे, गोल्ड पे, कौन से क्षेत्र में कैसी मृदा मिलती है, राइस के ऊपर पूछा, वर्ल्ड फिशिंग जोन के ऊपर पूछा, कोकोआ पे, पीटलैंड एरिया पे। अजीब सा वेग सा है ये, है ना। इसको कैसे टारगेट करें? देखो इसमें अपने को ये भी समझना है कि जितना वर्ल्ड रिसोर्सेज 2-4 याद होता हो करो, वरना छोड़ दो, समझे। 35 में से अपने का टारगेट, अगर 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी एनवायरमेंट से आ रहे हैं, अपन ने 24-25 ठीक कर लिया यार, खेल ही खत्म हो गया ना। 40 पे तो कट ऑफ ही जा रही है, 40-45 पे, और 2 सब्जेक्ट आपको 25 क्वेश्चन ठीक करा के दे रहे, काहे दिक्कत है? तो कुछ जाएंगे अपने हाथ से, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? स्किप भी मारना है अपने को। करंट अफेयर से कोई इनमें से आ गया ठीक है, वरना छोड़ो भाई, नहीं जा रहे हम उधर। वेजिटेशन पे 2 क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉरेस्ट और वेजिटेशन दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे मिलती है। जिसने इंडिया का वेजिटेशन मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस को दुनिया में अप्लाई कर देना। आपको पता है कौन से लैटिट्यूड पे और कहां पे कैसी क्लाइमेट मिलता है, और इंडिया की उस क्लाइमेट से उसको अटैच करते हुए देख लेना, रास्ता मिल जाएगा। रिवर्स पे, लेक्स पे और सी पे 4 क्वेश्चन है। फिर कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी पे 2 ही क्वेश्चन पूछे। इस बार टोटल फर्टिलिटी रेट पे क्वेश्चन है, एक बार व्हाट इज सामाजिक पूंजी, है ना, कुल प्रजनन दर और सामाजिक पूंजी, 2 ही क्वेश्चन आए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इंडिया ज्योग्राफी में भी ह्यूमन ज्योग्राफी से 2 ही क्वेश्चन आए हैं, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरे सर जी ह्यूमन ज्योग्राफी करा दो। माउंटेन रेंज पे 1 ही क्वेश्चन आया। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और दुनिया भर की माउंटेन रेंज पढ़ रहे हो 4 घंटे, अरे भैया पता है आपको, आज हमने पूरी दुनिया के पर्वत और उनकी चोटियां निपटा दी। इससे ज्यादा अच्छा होता ये, इसको निपटा लेते, ये ज्यादा आसान था। रिवर्स, लेक्स और सी को निपटा लेते भाई, वो ज्यादा आसान था। ये छोटिया पोटियों में कहां अटक गए, समझ रहे हो। आई वॉन्ट टू टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू शुड फोकस मोर, है ना, कहां आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। यही बचा सकता है बच्चा, क्योंकि अंतिम 45 दिनों में यही तो मेन कहानी है। क्या छोड़े क्या पढ़े, किसको ज्यादा फोकस करना है, अपने को समझ ही नहीं आ रहा। इसी से कॉन्फिडेंस आएगा, और इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता है भी नहीं भाई। तो ये हो गया, तो वो हो गया, नहीं हो गया तो अरे हमने तो ये पढ़ा, पिछले साल वो नहीं चर्चा में थे, इस साल चर्चा में आ गए सर। हाँ फिर ये सारी दुविधाओं का समाधान तो अभी वो मई के बाद ही हो जाएगा, आपको है ना, समझ में आ जाएगा। फालतू का ही था वो, तो था, कुछ इलाज नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ इस पर यकीन करो। और यकीन कैसे करो? क्योंकि सारा मैंने फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है ना, पूरा स्टैट्स को और जितने मैथ्स को यूज करके जितने एनालिटिकल आपको डायमेंशंस दिखा सकता हूं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ओके। हाँ आ जाओ फिर। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर किसी को टारगेट करना है, 38 में से 22 क्वेश्चन आए हैं मैपिंग बेस्ड। उसमें भी इसने अफ्रीका से आज तक ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस अफ्रीका ही है। अफ्रीका का रिवर बेसिन जो इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के अंदर कौन सा विवादित क्षेत्र है उसको, अफ्रीका का वेजिटेशन, अफ्रीका की झीलें, अफ्रीका के संसाधन, है ना, और डिजीज वगैरह, ये सब मेरी मैपिंग वाली क्लास में है। फिर वो कहता है वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया से कन्फ्लिक्टेड एरिया। कन्फ्लिक्टेड एरिया तो करंट अफेयर से ही पता चलेंगे भाई, कौन सा शहर, कौन सा लोकेशन क्यों चर्चा में था। उसके बाद करंट लोकेशंस है, बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है, फला देश की सीमा किस किस से लग रही है, अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, सीरिया की सीमा किससे लगती है, जॉर्डन की किससे लग रही है, वही वाली, है ना। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना, उधर चाइना वाला गड़बड़ करता रहता है। फिर आता है यूरोप। यूरोप में वो कन्फ्लिक्टेड एरियाज पूछ रहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में विवाद चल रहा है। बॉर्डर कंट्रीज पूछ रहा है, इस देश का किससे लगता है, इसका किससे लगता है। कौन सा सी है, नॉर्थ सी के चारों तरफ कौन कौन से देश है, एड्रियाटिक के चारों तरफ कौन से देश है, ब्लैक सी के चारों तरफ कौन से देश है, मेडिटेरेनियन के चारों तरफ कौन से देश है, कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन से, यही तो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यूरोप में अगर आपको टारगेट करना है, यूरोप के अंदर कन्फ्लिक्टेड एरिया, बॉर्डर कंट्रीज, सी एंड बॉर्डर कंट्रीज, उसके अलावा ज्यादा टेंशन लेनी नहीं।
आ रही बात समझ? 22 मतलब अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ भी टारगेट करना है तो वर्ल्ड मैपिंग ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और लास्ट के साल 1.5 साल के अंदर करंट अफेयर में कोई भी लोकेशन आपको चर्चा में दिख जाए, अगर विशेषकर वो अफ्रीका और एशिया के कंफ्लिक्टेड एरिया से है और यूरोप के कंफ्लिक्टेड एरिया से है, तब हमारे लिए वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। मतलब बत्तियां जल जाए एकदम से दिमाग में, अच्छा आ गया मुद्दा, आ गया मुद्दा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले, आ जाओ। फिर है ज्योग्राफी। अरे सर वो तोता तोता है ना सर, ये हो गया तो वो हो गया तो, उस तो का इलाज है मेरे पास, आपके उस पूरे तो का इलाज है। ये सारे टॉपिक बच्चा मैंने तोड़ दिए। ये ग्राफ देखो, है ना, ग्राफ में ये पूरा जो चार्ट है तो ये तो वही है बच्चा, है ना, ज्योमॉर्फोलॉजी, है ना, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी से कितना है, ये ऐसे ऐसे वो ग्राफ है अपना एक तरह से। तो ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया, आईजी का मतलब इंडिया ज्योग्राफी, मैप बेस्ड क्वेश्चन, माउंटेन ग्लेशियर्स इंडिया का, रॉक सॉयल मिनरल से, रिवर लेक्स से क्वेश्चन है इंडिया का, लोकेशन और क्लाइमेट से क्वेश्चन है इंडिया का, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन है इंडिया का, इंडस्ट्री से क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें 2-3 चीजें देखनी है बच्चा, ठीक है, 2-3 चीजें कलर देखने हैं आपको, कि अगर किसी भी साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आज तक अगर पिछले 15 सालों का एनालिसिस करे, लास्ट 15 ईयर का, तो वो ये दिखा रखा है कि ज्योमॉर्फोलॉजी कहां स्टैंड कर रहा है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी कहां स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ये अपन ने कर ही लिया। अब ये यहां पे लिखा है मैंने L3Y, L3Y का मतलब लास्ट 3 ईयर में क्या परिवर्तन हुआ, लास्ट 3 ईयर, है ना, लास्ट 3 ईयर, ओके, ये है लास्ट 3 ईयर में क्या बदलाव देखने को मिले आपको, लास्ट 3 ईयर, ठीक है, लास्ट 3 ईयर में आप क्या पोजीशन है आपकी, लास्ट 3 ईयर। ये लो, जो रेड कलर का है मतलब लास्ट 3 ईयर में उसमें परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। यहां देखो, ज्योमॉर्फोलॉजी लास्ट 3 ईयर वेटेज बढ़ा है, मैं तो 2-3 साल से आपको लगातार ही बोल रहा था ज्योमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, अभी 14% हुआ, 3% का ग्रोथ हुआ, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी 1% का ग्रोथ है। इधर देखो ओशनोग्राफी में कम क्वेश्चन पूछे लास्ट 3 ईयर में, 22 तक खूब क्वेश्चन पूछा था, 22 के बाद उसने कम क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया ओशनोग्राफी से। फिर इंडिया का मैप बेस्ड क्वेश्चन कोई इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, माउंटेन ग्लेशियर सेम रहा है, वही जो मैंने आपको बताया। इधर देखो रॉक सॉयल मिनरल्स थोड़ा क्वेश्चन घटे हैं अभी, है ना, 2% का गिरावट देखने को मिला है। रिवर लेक्स और उस पे देखो ऑलमोस्ट 13% क्वेश्चन पूछा था, अभी 12% है, तो कोई बड़ा उलट फेर नहीं है, कहीं भी देख लो ऐसा नहीं था कि भैया यहां से 11 पूछ रहा था तो 0 कर दिया, 11 से 14 गया, 18 से 19 गया, सेम है, 8 से 5 आया है, तो मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो रहे हैं भैया, तो आपका तो फालतू का है, ये हो गया तो इसी साल हो गया तो आप वो मैंने भी दिखा दिया बच्चा, ये पूरा पूरा एनालिसिस देख लो ना, ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ, फिर आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 3% से 7% हुआ, क्वेश्चन ही वो 7 क्वेश्चन पूछे उसने। फिर ये इंडस्ट्री छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये देखो, यहां बड़ा, मैंने आपको जैसे बोला मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए उसने, 3 गुना कर दिए पिछले 3-4 साल के अंदर। और इधर देख लो बच्चा, ये देखो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, समझो उसको। मैं आपको वाटर रिसोर्स की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था, है, रहेगा। अगर परिवर्तन हुआ तो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुआ, 4 क्वेश्चन से 3 हो गए, ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर से इस बार 4 से यूपीएससी 0 कर देगा, वो नहीं कर रहा यार। मतलब ये साइंस, ये डेटा, और ये तो यही कर रहा है। आपके पास इससे अच्छी कोई टेक्निक है तो लगा के देख लो भाई, मुझे जितना था मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया, पूरा पैटर्न एनालिसिस किया, तो आपके सारे डाउट का ये सोल्यूशन है मेरे पास। अब यार उतना तो बिल्कुल रिस्क लेना ही पड़ेगा, बोलो, बताइए, आवाज आ रही है? आवाज आ तो रही है? ठीक है, ये देख लो बच्चा, ठीक,
तो आपको ऐसा ही एनालिसिस करना है। देखो ज्योग्राफी वाला ये एनालिसिस मैंने आपको करके दे दिया, ठीक है। ऑल्दो इसमें टाइम लगा, मुझे भी 4-5 दिन लग गए काफी क्वेश्चन देखना, फिर उसको लास्ट 3 ईयर के पैटर्न को थोड़ा सा ऊपर नीचे देखना। तो ज्योग्राफी मैंने कर दिया। आपके पास 5 और सब्जेक्ट बचे हैं, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर तो देखो साल भर आप पढ़ते हो, उसमें तो मैं क्या ही कहूं। आपको इन 5 सब्जेक्ट पे सेम काम और कर दोगे तो आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी, ठीक है। बताओ, कहानी आई समझ में आपको? हाँ ठीक है, दैट्स ग्रेट। समझ गए मतलब आप जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, आपको समझ में आया? ये नए तरीके से देखना और समझाने की एक कोशिश थी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बीइंग अ टीचर एक चैलेंजिंग टास्क रहता है बच्चा, कि बच्चों को किधर ज़्यादा फोकस कराए, तो उसका प्रयास है। और सब कुछ फैक्ट बेस्ड, साइंस बेस्ड एनालिसिस किया है मैंने अपनी ओर से, इसमें एक भी इनपुट नया नहीं डाला बच्चा। जो मुझे वो आंकड़े कह रहे हैं उन्हीं आंकड़ों को स्टडी करके मैंने सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की है। इसको मानना ना मानना, समझना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बस मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाह रहा हूं ताकि 45-50 दिन अच्छे से हमारे सदुपयोग हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, अपने को पता चल जाए कि प्रायोरिटी हमारी क्या है, किसे मतलब पढ़ो सब कुछ, लेकिन जब इन टॉपिक को पढ़ रहे हो जो जिस तरह से मैंने बताया, तो वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दे देना, इससे बच जाओगे आप। अब आपको देखो एक चीज बताओ, जैसे मैंने बोला इंडिया ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज बताओ, क्या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में एंटायर इंडिया ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर सबसे ऊपर था क्या? ईमानदारी से बताना, आप मुझे ईमानदारी से बता दो बच्चा, क्या अभी तक जब आप इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और जब आप सारी चीजें कर रहे थे, क्या आपको यह पता था क्या कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बता दो मुझे, नंबर 1 पे था क्या? ये नंबर 1 पे था क्या एग्रीकल्चर? और एग्रीकल्चर के बाद दूसरा अगर पॉइंट था तो वो इंडिया का वाटर रिसोर्स है। ये आपको पता था क्या? मेरा उद्देश्य, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, ये क्लैरिटी लेके आना चाह रहा हूं मैं। आप ईमानदारी से बताना, आप मुझे बोलो। जवाब देना बच्चा। ठीक है, जो समझदार बच्चे होंगे, जो संजीदा बच्चे होंगे, जिनको अभी अपने अंतिम दिनों के महत्व का पता है, वो समझ गए होंगे कि मामला किधर जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ना आपको ही है, मैं सिर्फ आपको एक दिशा देना चाह रहा हूं, आपका समय बचाना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने बोला कि वो 15 से 20, मैं इसलिए बोल रहा था अगर 2-3 सब्जेक्ट के भी कर लोगे तो 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, और अगर आपने सबका कर लिया तो 20 से 25 या उससे ज्यादा मार्क्स भी, मतलब 20 से 30 के बीच में आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। वो 15 से 20 वाला थंबनेल जो मैंने लगाया था ना, 15 से 20, पहले मुझे लगा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 1-2 का और कर लोगे तो बच जाएंगे, फिर मुझे लगा अगर आपने सारा ही कर लिया तो बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर जी अपन के पास तो टाइम कम है, तो यार इस काम में मेहनत लगती है। इसका एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने। वो बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसाइट चाहते हैं उनके लिए ये पूरा, हमने जितने सारे सब्जेक्ट है ना बच्चा, ये एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पे पूरा ऐसा एनालिसिस पूरी टीम बैकएंड से तैयार कर रही है। तो लास्ट 45 डेज के अंदर 20 से 25 मार्क्स को और बढ़ाने में आपकी हम हेल्प कर पाए, उसलिए ये कोर्स भी बनाया मैंने बहुत कम दामों में, इसलिए फ्री में चीज़ें यूजलेस हो जाती है बच्चा। अब इसके पीछे मेहनत भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, तो बहुत नॉमिनल प्राइस भी रखा है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे आपको मिले, ये तो हो गया बच्चा, सेम मिलेगा, जो पेड क्लास में जाएगा वो सेम क्लास मिलेगी उसको। अगर आप खुद से कर लो बहुत अच्छा, जिसको लगता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है
तो ये पांचों बाकी जो बचे हैं, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक, इस पे हम आपकी मदद कर देंगे। ये कोर्स है हैप्पी वैली एकेडमी के ऊपर अवेलेबल भी है। जो क्लासेस होगी इसकी शुरू, जो पहली क्लास है, एक तो आज वाली होगी बच्चा, एक क्लास होगी 15 अप्रैल को, ठीक है। इनमें से कोई टॉपिक पकड़ लेंगे हम, एक 16 को, एक 17 को, एक 18 को और एक 19 को, बस 6 क्लास है बच्चा, जिसमें एक आपकी हो चुकी है। तो ये वही है 6 डेज प्रीलिम बूस्टर बैच है, जिसमें हम आपको उस पूरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। 2-2 घंटे का सेशन होगा, ऐसा नहीं कि हम आपको पूरे दिन लेके बैठे। जिसको लगता है कि हाँ आपको ये मदद चाहिए तो आप आ जाना हैप्पी वैली एकेडमी ऐप पे। कोर्स आपके लिए अभी से अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पे भी आप कॉल कर लेना, ठीक है गाइज। तो हैप्पी वैली एकेडमी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। आपको पीडीएफ चाहिए, पेड कोर्सेज चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप एक टेस्ट सीरीज को खोज रहे हो अभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, तो ये हमारी एक टेस्ट सीरीज है, आप इसे भी ले सकते हो। और 2026, 27, 28 के लिए हमारा संजीवनी बैच है हैप्पी 20 कोर के साथ, आप ले सकते हो इसको। ओके, तो फाउंडेशन जीएस कोर्स है, फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल प्लस आंसर राइटिंग के साथ है, फीस आपके सामने है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, कुछ मॉड्यूल कोर्सेज भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स और आंसर राइटिंग के बैच, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा। अच्छे से इसको एनालाइज करना, चीजें बदल जाएगी, एनर्जी फोकस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बस इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।